Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. चलिए बिफोर वी स्टार्ट टुडे सेशन मैं आपको लास्ट क्लास वाला एक पोर्शन रिकॉल करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी कुछ परफेक्ट स्फेयर्स पहले से बोर्ड पे बना रखे हैं सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए आप लोगों को याद होगा ऑल्दो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक जो इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि मैं आपको आगे वाले चैप्टर में करवाऊंगा, लेकिन मैंने इसी चैप्टर में स्टार्ट करवा दिया था, द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नोड्स। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने एटम के अंदर आज की डेट में चार टाइप के ऑर्बिटल्स, चार टाइप के सबशेल्स पढ़े, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल। एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है जिसे आप एस ऑर्बिटल कहते हैं। पी सबशेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स और सबशेल्स तो और भी होते हैं एटम के अंदर, लाइक जी, एच, आई, लेकिन हमें नहीं पढ़ने। वी आर जस्ट सपोज टू स्टडी द एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, और उसमें से भी इस चैप्टर में आपको एस ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल्स की शेप करवाई जाएगी, अभी डी ऑर्बिटल की शेप आपको बाद में करवाई जाएगी। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको नोड का मतलब बताया होगा लास्ट क्लास में, मैंने आप लोगों को नोड की डेफिनेशन लिखवा भी दी थी। अ नोड इज अ रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। देखिए नोड और ऑर्बिटल की डेफिनेशन को कंपेयर करिए कि ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या कहती है और नोड की डेफिनेशन क्या कहती है। ऑर्बिटल की डेफिनेशन तो मैंने पहले ही लिखवाई थी आपको, जब बोर्स थ्योरी डिस्कार्ड हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि एन ऑर्बिटल इज अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल वो रीजन होता है न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। 100% प्रोबेबिलिटी तो हम कहीं श्योरिटी के साथ बता ही नहीं सकते। वी कैन नेवर से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 100% मिलेगा। 100% कंफर्मेशन आप कभी भी नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की जहां पे फाइंड करने की होती है उसी रीजन को ऑर्बिटल कहते हैं। बट नोड इज अ रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। आज की क्लास में डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊंगा कि नोड दो टाइप के कैसे होते हैं। एक होते हैं रेडियल नोड और एक होते हैं एंगुलर नोड। चेक करके बताइए पहले सब लोग अपने रजिस्टर में से, क्या मैंने आपको रेडियल नोड और एंगुलर नोड की डेफिनेशंस लिखवाई थी लास्ट क्लास में या नहीं? No, sir. No, sir. फॉर्मूले लिखवा दिए थे? फॉर्मूले लिखवाए थे? Yes, sir. Yes. ठीक है। तो देखो आज मैं आपको रेडियल और एंगुलर नोड की डेफिनेशन लिखवाता हूं। एक बार मैं फिर से एस ऑर्बिटल्स के अंदर पहले तो आपको नोड्स बताऊंगा, उसके बाद हम पी ऑर्बिटल्स के अंदर भी देखेंगे। सबसे पहले रेडियल नोड की डेफिनेशन लिखिए, सब लोग हेडिंग डालिए रेडियल नोड। एंड देखिए अब तो आप लोग धीरे धीरे ना बिल्कुल अपने मन की करने लगे हो। एक भी कैमरा ऑन नहीं है, एक सिंगल पर्सन का भी। कम से कम कुछ कैमरे ऑन होंगे तो मैं थोड़ा सा, मेरे को इंटरैक्टिव फील होगा, मुझे लगेगा कि हाँ मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज फिर इंटरेस्ट नहीं आता उतना ज्यादा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज, और रेडियल नोड की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करिए। रेडियल नोड, सबसे पहले मैं रेडियल नोड के बारे में बता रहा हूं आपको। लेकिन रेडियल नोड हेडिंग डाल ली ना, उसी के आगे लिखना है आपको, they are the spherical region around the nucleus, they are the spherical region around the nucleus, they are the spherical region around the nucleus, spherical region around the nucleus where the probability of finding an electron, where the probability of finding an electron, probability of finding an electron is zero. Spherical region around the nucleus where the probability of finding an electron is zero. अभी मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। रेडियल नोड की डेफिनेशन में आपको स्फेरिकल रीजन वर्ड जरूर यूज करना है। स्फेरिकल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। एंगुलर नोड की डेफिनेशन लिखिए, अगली हेडिंग डालिए एंगुलर नोड। एंगुलर नोड हेडिंग डालिए। they are typically
they are typically the flat planes. They are typically the flat planes. Typically the flat planes where the probability of finding an electron is 0. Where the probability of finding an electron is 0. Probability of finding an electron is 0. देखो सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, मैं एक बार फिर बता देता हूं कि फॉर एस सबशेल आपको याद होगा L इज इक्वल टू 0 होता है. L इज इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्ड करता है ना एस सबशेल के लिए, और 1 मतलब P होता है, 2 मतलब D होता है. तो अगर एस सबशेल के लिए L इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब एस सबशेल में एंगुलर नोड्स तो 0 होंगे, बिकॉज एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है L एंड S के लिए L 0 होता है. तो S सबशेल में चाहे कोई सा भी S हो, चाहे 1 का S हो या 2 का S हो या 3 का S हो या 4 का S हो, आपको पता है 1 से लेके 7 तक सब में S होता है. लेकिन किसी के भी S में आपको रेडियल नोड्स तो मिलेंगे बट एंगुलर नोड्स नहीं मिलेंगे. एंगुलर नोड्स S सबशेल में होते ही नहीं, P सबशेल, D सबशेल और F सबशेल में होते हैं. ठीक है, तो S सबशेल के लिए सिर्फ रेडियल नोड्स काउंट करने होते हैं. अब रेडियल नोड्स कहां होते हैं और उन्हें कैसे डिपिक्ट करना होगा एक बार फिर से देख लीजिए सब लोग. मैंने आपको लास्ट क्लास में s ऑर्बिटल की डेफिनेशन, s ऑर्बिटल की शेप लिखवाई थी कि द s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल इन शेप. सबसे पहले तो जस्ट रिमेंबर दिस, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो s ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल. स्फेरिकली सिमेट्रिकल इन द सेंस कि दे आर जस्ट लाइक अ स्फीयर, एक बॉल की तरह होता है सबशेल. ठीक है, और स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सब तरफ एक जैसी होती है. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक रीजन में न्यूक्लियस के राइट साइड में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या लेफ्ट साइड में कम होगी, या ऊपर ज्यादा होगी या नीचे कम होगी. जितनी प्रोबेबिलिटी इधर होगी उतनी इधर भी होगी, उतनी इधर भी होगी, उतनी इधर भी होगी. तो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पूरे एस ऑर्बिटल के अंदर होती है. ठीक है, तो एक स्फीयर के अंदर सब जगह एक जैसी प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की. इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सब तरफ एक जैसा होता है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्फेरिकली सिमेट्रिकल. सब लोग पहले तो मुझे ये बताइए, सब लोगों को मतलब समझ में आया कि एस ऑर्बिटल्स को स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्यों बोलते हैं? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Spherically symmetrical in the sense कि they have a uniform electron density throughout. अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन को ना आप एक पार्टिकल की तरह मत इमेजिन करो. एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है does not imagine that electron as a particle, you just imagine that electron as a charge. इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव चार्ज की तरह इमेजिन करो. ठीक है, तो बेसिकली एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन का जो कलेक्टिव नेगेटिव चार्ज होगा ना, दोनों इलेक्ट्रॉन का जो मिलाकर नेगेटिव चार्ज होगा, वो नेगेटिव चार्ज आप सब लोग बताइए, जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा इकट्ठा होगा या न्यूक्लियस से दूर ज्यादा इकट्ठा होगा? सर पास. न्यूक्लियस के पास, क्योंकि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज. तो मैंने आपको यही बताया था कि मान लीजिए ये 1s ऑर्बिटल है, लेट दिस बी द शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल. तो इस 1s ऑर्बिटल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के बिल्कुल आसपास आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है. बिल्कुल अराउंड द न्यूक्लियस आप देखेंगे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड होती है. लेकिन जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी. अगर हम ये रेड वाले डॉट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के बिल्कुल आसपास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है. ये ब्लैक वाला न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के बिल्कुल आसपास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको डार्क रेड नजर आ रहा है. तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास होती है. जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, लेकिन जीरो नहीं होगी, कम होती जाएगी. 1s के अंदर जीरो प्रोबेबिलिटी वाला कोई रीजन नहीं होता. 1s के अंदर न्यूक्लियस के आसपास मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है और उससे दूर कम होती है. अब मान लो ये है 2s. अब 2s के अंदर तो 1s भी आ जाता है. ठीक है, 2s के अंदर तो 1s ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो आप देखिए, ये पहले तो मैं 1s दिखाता हूं. ये 1s है. 1s में यही वाला डायग्राम हमें बनाना है कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. यहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज आप दिखाएंगे. लेकिन जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे
इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती जाएगी, और जैसे ही आप 1 की शेल पे पहुंचेंगे, जो फर्स्ट शेल है, ये वाली शेल, ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है स्फीयर, जैसे ही आप इसकी शेल के ऊपर पहुंचेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। देखिए मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, इस शेल पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। यहां पे इसके अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जब आप इसे क्रॉस करके, इस 1s को क्रॉस करके 2 में एंटर करोगे, ये 2 है, सेकंड शेल है, तो इस 2 के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे 2s के, वो इस शेल के अराउंड बहुत ज्यादा इकट्ठे होंगे। ठीक है, वो बिल्कुल आपको न्यूक्लियस, क्योंकि अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होकर वो इस शेल के सरफेस पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो जाएगी। ये 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो 1s की शेल पे बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो गई है, लेकिन जब आप इससे दूर जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए फिर कम होती जाएगी। तो अगर हम 2s के अंदर देखें तो ये जो डार्क वाला आपको रीजन नजर आ रहा है ना, डार्क वाला स्फीयर जो नजर आ रहा है, ये एक रेडियल नोड है। रेडियल नोड, एक रेडियल नोड होता है 2s के अंदर। एंगुलर नोड तो किसी के अंदर भी नहीं होंगे, इसमें तो एंगुलर नोड भी 0 है, 0 नोड्स, इसके अंदर तो एक भी नोड होता ही नहीं है। 1s के अंदर तो एक भी नोड नहीं होता, ना एंगुलर नोड ना रेडियल नोड, लेकिन 2s के अंदर एक रेडियल नोड होता है। 2s के अंदर रेडियल नोड आप एक्चुअली फर्स्ट वाले एटम की, फर्स्ट वाले की शेल को बोलते हो। जो पहला स्फीयर था ना, उसका जो आउटर कवरिंग या आउटर शेल है, वही एक नोड है। तो बताइए 2s के अंदर एक रेडियल नोड कौन सा होता है, कैसे होता है, क्या ये सब समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आ जाते हैं 3s के अंदर, लेट दिस बी 3s। तो 3s के अंदर 1s भी आ गया, 2s भी आ गया। तो ये 1s में तो देखो ये न्यूक्लियस है, फिर मैं इसे न्यूक्लियस को थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बिल्कुल आसपास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ये 1s के इलेक्ट्रॉन है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1s, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं। और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, लेकिन जैसे ही आप इस ब्लैक वाले स्फीयर पे पहुंचते हो, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। लेकिन जब आप इस स्फीयर को क्रॉस करके 2 के अंदर एंटर करते हो, तो 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी फिर शेल के आसपास बिल्कुल ज्यादा होगी, न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, जस्ट अराउंड दिस। और जैसे जैसे दूर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी। और इस वाली शेल पे, ये जो सेकंड वाला जो शेल है ना, उसका जो आउटर सरफेस है, उस पे फिर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ये तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस सेकंड शेल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप सेकंड शेल को क्रॉस करके थर्ड शेल में एंटर करेंगे, तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा मिलेंगे अलोंग द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अलोंग द स्फीयर आपको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप यहां से भी दूर होते जाओगे, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी फिर कम होती जाएगी दूर जाने पे। तो देखिए दूर जाने पे हम थोड़ा सा लाइट डेंसिटी दिखा देते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा डार्क करता हूं इसे। ये देखिए, ये जो अंदर वाला डार्क वाला रीजन है, और फिर एक ये डार्क वाला रीजन। तो आप देखिए इसके अंदर 2 नोड्स आ गए, एक ये नोड है और एक ये नोड है। ये दोनों ही रेडियल नोड्स हैं, रेडियल नोड्स 2 हो गए 3s के अंदर। तो रेडियल नोड इज अ स्फेरिकल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। बताइए आपको एस सबशेल की शेप्स, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, उनके अंदर रेडियल नोड्स अच्छी तरह समझ में आ गए कि नहीं? सब लोग बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अनुरिमा, कैन यू टेल मी कि 7s के अंदर, 7s के अंदर कितने रेडियल नोड्स होंगे? 6. 7s के अंदर 6 रेडियल नोड्स होंगे, क्योंकि 7s के अंदर 1 की बाउंड्री आएगी, 2 की बाउंड्री, 3, 4, 5 और 5 की बाउंड्री आएगी, 5 और 6 की भी बाउंड्री आएगी। तो 6 रेडियल नोड्स होंगे। तो आई होप सब लोग ये समझ गए।
क्या आप लोगों ने लास्ट टाइम ये डायग्राम बनाया था? No, sir. बोलो जल्दी। सर 2s आज तक भी मत बनाया। बनाओ, आज भी मत बनाओ अगर नहीं बनाया था, क्योंकि इसे बनाने में टाइम लगेगा। इसे रिकॉर्डिंग में से देख के बनाना जरूर है, लेकिन रिकॉर्डिंग में से देख के दोबारा बना लीजिएगा आराम से, क्योंकि अभी आपको इसे बनाने में टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, उसमें से देख के सारी चीजें नोट डाउन कर लेना, ठीक है। डेफिनेशन तो मैं अभी हैंड टू हैंड लिखवा दूंगा सब चीजों की, लेकिन डायग्राम्स आप बाद में फुर्सत से बना लेना घर पे बैठ के रिकॉर्डिंग करके, अभी टाइम मत वेस्ट करो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। अगली हेडिंग डालिए शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। ये मैं अभी बने रहने देता हूं, यहाँ पे शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स हेडिंग डालिए, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। फिर सबका कैमरा ऑफ हो गया, चलो कोई बात नहीं। लिखिए शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स में लिखें द पी ऑर्बिटल्स हैव डम्बल शेप। डम्बल, अब देखो डम्बल की स्पेलिंग कैसे लिखनी होती है मैं आपको बता दूं, काफी लोगों को डम्बल की स्पेलिंग नहीं मालूम होती। पी ऑर्बिटल्स हैव डम्ब बेल, डम्ब अलग बेल अलग, डम्बल शेप। पी ऑर्बिटल्स हैव डम्बल शेप, यानी कि पी ऑर्बिटल्स की शेप ना कुछ इस तरह की होती है। दिस इज अ पी ऑर्बिटल। आप देखिए ये क्या है, बेसिकली ये एक लोब है। ये जो आपको बैलून जैसा दिख रहा है ना, दिस इज अ लोब, LOBE लोब, और ये एक दूसरा लोब है, ठीक है। इस पूरे पी ऑर्बिटल में सब लोग मुझे बताइए कि एक पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6. बताओ। 6. ना ना, 6. सुनो 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 सुनो, यू आर गेटिंग कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो रहे हो। पी ऑर्बिटल पूछ रहा हूं, पी सबशेल नहीं पूछ रहा। देखिए ये अगर मैं ये पूरा बनाता हूं ना, तो ये पूरा पी सबशेल है। सुनो मेरी बात तो सुन लो, ये पूरा एक पी सबशेल है, और एक पी सबशेल के अंदर 3 पी ऑर्बिटल होती हैं, px, py, pz। मैं एक पी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2. 2। किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, चाहे वो s का ऑर्बिटल हो या p का ऑर्बिटल हो या d का ऑर्बिटल हो या f का ऑर्बिटल हो। पूरे सबशेल की बात नहीं कर रहा। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं ना कि p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप 6 बोलोगे, लेकिन मैं अभी p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये एक p ऑर्बिटल है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पूरे p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन एक p ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले लोब में होती है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस वाले लोब में होती है, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल के अंदर 2 लोब्स होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे एक बैलून होता है ना, आप इमेजिन करो 2 बैलून्स आपने ब्लो अप करे, और उन 2 बैलून्स को जहां पे उनकी नॉट होती है, दोनों बैलून्स की नॉट को आपस में टाई कर दिया। तो दोनों बैलून की नॉट वाली जगह से अगर आपस में उन्हें टाई अप कर दोगे, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये एक बैलून है, जैसे बैलून के अंदर एयर फील्ड होती है, वैसे ही इन लोब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फील्ड होती है, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं कि देखो ध्यान से सुनना, एक बैलून इस तरह का होता है, दिस इज अ शेप ऑफ बैलून, ठीक है। यहां आपने नॉट बना रखी है। आप सब लोग मुझे बताइए, एक बैलून पूरा एक सिलेंड्रिकल शेप का तो नहीं है ना? बैलून ऊपर से ज्यादा ब्लोटेड है और नीचे से यहाँ पे कम ब्लोटेड है। तो यहाँ ऊपर से ज्यादा ब्लोटेड इसीलिए तो है क्योंकि ऊपर की तरफ एयर ज्यादा है, और यहां से कम ब्लोटेड है क्योंकि यहाँ पे एयर कम है। डू यू एडमिट इट? आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. बैलून की जो शेप है वो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से टेपर्ड हो रही है नीचे की तरफ, ऊपर से थोड़ा सा वाइड है और नीचे से नैरो होता जा रहा है। तो जहां वाइड वाला रीजन है ना, उसमें एयर ज्यादा होगी, नैरो वाले रीजन में एयर की वॉल्यूम कम होगी। बिल्कुल वैसे ही पी ऑर्बिटल्स होते हैं। याद रखिएगा, पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, वो यहां ज्यादा होती है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है इस लोब के एंड पॉइंट पे, और जैसे जैसे यहां आओगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इस वाले लोब में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे ज्यादा होती है, पीछे की तरफ, इसीलिए यहां से ज्यादा बल्ज्ड है, यहां से भी ज्यादा बल्ज्ड है, ठीक है। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है।
एक्चुअली ऐसा क्यों है, पीछे की तरफ क्यों हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे भी पीछे की तरफ है, यहाँ पे भी पीछे की तरफ है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मैंने आपको बताया इस लोब के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इस लोब के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। अब इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस वाले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिपेल कर रही है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तो यहाँ का चार्ज भी पीछे की तरफ जाके इकट्ठा हो गया और यहाँ का चार्ज भी पीछे की तरफ जाके इकट्ठा हो गया। तो आप समझे रेडियल ये पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है, पीछे की तरफ क्यों हो गया? सर बट एयर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ना, तो ऐसे एयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड उस बैलून में होगी जो बिल्कुल एक स्फेरिकल बैलून होगा। अगर आप एक जैसे कुछ बैलून्स ऐसे भी आते हैं जो स्फेरिकल बैलून्स होते हैं, बड़े वाले साइज के बैलून्स, उनके अंदर एयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। लेकिन कुछ बैलून्स की शेप आपने ऐसी भी तो देखी होगी, तो उसके अंदर ऑब्वियस ही बात है कि ऊपर जहां से ज्यादा ब्रॉड हो रहा है वहां पे ज्यादा एयर की वॉल्यूम है, नीचे से थोड़ा नैरो है वहां पे एयर की वॉल्यूम कम है। उसी टाइप से पी ऑर्बिटल के अंदर है कि पी ऑर्बिटल के अंदर पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे ज्यादा है वहां से वो ज्यादा बल्ज्ड हो जाएगा, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ जाए वहां पे ज्यादा बल्ज्ड हो जाएगा। सब लोग बताइए आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो देखो ये और ये पीछे की तरफ क्यों हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दूसरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिपेल कर रही है। ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, ये जो बीच वाला पॉइंट है ना जहां पे दो लोब्स जुड़े हुए हैं, वेयर द टू लोब्स हैव बीन कनेक्टेड, उस बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। और इसी को बोलेंगे, ये वाला जो पूरा प्लेन है ना, यहाँ पे इस पॉइंट के अक्रॉस क्रॉस होने वाला एक पूरा प्लेनर रीजन, that is called, this region, this whole plane is called an angular node. Angular node. तो बताइए ये कितने एंगुलर नोड आपको नजर आ रहे हैं? एक ही तो नोड नजर आ रहा है आपको ये पी ऑर्बिटल में। ठीक है भाई, देखो आप हाँ या ना बोलते जाओ ना, तभी तो मुझे लगेगा आप मेरे को सुन भी रहे हो या नहीं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंगुलर नोड की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी? एंगुलर नोड इज अ फ्लैट रीजन। एंगुलर नोड स्फेरिकल रीजन नहीं है, रेडियल नोड तो स्फेरिकल रीजन होती है, लेकिन एंगुलर नोड इज अ फ्लैट रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। एंगुलर नोड आपको एस ऑर्बिटल में नहीं मिलेंगे, पी ऑर्बिटल में मिलेंगे, और किसी भी पी ऑर्बिटल के अंदर बस एक ही एंगुलर नोड होता है ऑलवेज, क्योंकि पी के लिए L इज इक्वल टू 1 होता है, और अगर L इज इक्वल टू 1 होगा तो एंगुलर नोड हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 एंगुलर नोड होता है किसी भी पी ऑर्बिटल में, जो दोनों लोब्स के बीच में होता है, जो दोनों कनेक्टिंग लोब्स की जो बीच वाला कनेक्टिंग पॉइंट है ना, उस प्लेन पे एंगुलर नोड लाई करता है। बताइए आपको ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैं आपको ये भी बता दूं कि पी ऑर्बिटल्स 3 तरह के होती हैं, px, py, pz। तीनों की शेप ऐसी ही होती है, लेकिन तीनों की ओरिएंटेशन अलग होती है। एक एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, एक वाई एक्सिस के अलोंग होता है, और एक जेड एक्सिस के अलोंग होता है। तो एक स्टेटमेंट लिखिए, जो आपने पी ऑर्बिटल की अभी शेप लिखी है उसी के आगे एक स्टेटमेंट लिखो। सब लोग एक स्टेटमेंट मेंशन करिए। द 3 पी ऑर्बिटल, 3 अलग लिखिएगा, पी अलग लिखिएगा, मैं 3p की बात नहीं कर रहा, 3 सेपरेट है और p अलग है। द 3 p ऑर्बिटल्स, द 3 p ऑर्बिटल्स, ब्रैकेट में लिखो px, py and pz, px, py and pz, bracket close, have same shape, have same shape, have same shape, but different orientation, but different orientation. The 3 p orbitals have same shape but different orientation. देखो मैं पहले तो आपको मैं एटम के अंदर भी दिखाऊंगा ये p orbitals कैसे अरेंज होते हैं, लेकिन पहले मैं अलग से दिखा दूं आपको। आप बताइए मैथ्स में आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बनाते हो, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब ये बोर्ड पे आपको जेड एक्सिस ना ऐसे दिख रही है, बोर्ड पे देखने में तो मैं ऐसे बना रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो z एक्सिस है ना, ये बोर्ड के बाहर आ रही है ऐसे। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा। आप समझ रहे हो z एक्सिस कहां पे होगी? परपेंडिकुलरली अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड। Yes, sir. Yes, बताओ। sir. Yes. तो देखिए px along the x एक्सिस होता है, py ऑर्बिटल along the y एक्सिस होता है एंड pz ऑर्बिटल along the z एक्सिस होता है। आप इस तरह से एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तीन चीजें बनाइए, px, py एंड pz। सब ड्रॉ करो, अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तीनों p ऑर्बिटल्स अलग अलग ओरिएंटेशन पे अलग अलग एक्सेस पर लाई करते हैं, लेकिन तीनों की शेप एक जैसी ही होती है। इसे ड्रॉ करने के बाद मुझे बताइए, अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो मुझे बताइए। Done, sir. ओके एवरीबॉडी? Yes. Yes. Yes, sir. अब सुनिए, देखो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने जा रहा हूं। मैं p ऑर्बिटल्स के अंदर रेडियल नोड और एंगुलर नोड भी दिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही टफ चीज, बहुत ही मुश्किल चीज जो विच इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन इन माइंड, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज इन माइंड, वो समझाने की कोशिश करता हूं। एटम के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था 7 कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते, मतलब होते तो बहुत सारे कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, लेकिन आज की डेट में हमें 7 कंसेंट्रिक स्फीयर्स की जरूरत है। और हर एक कंसेंट्रिक स्फीयर की बाउंड्री को एक शेल कहा जाता है, और शेल के अंदर सब शेल्स होती है। 1 के अंदर सिर्फ s होता है, 2 के अंदर s भी होता है, p भी होता है, ठीक है। अब ये इमेजिन करेंगे हम कि हमने एटम का जो शेप पढ़ी थी वो तो स्फेरिकल पढ़ी थी, उस स्फेरिकल शेप के अंदर ये p ऑर्बिटल कैसे अरेंज हो? s ऑर्बिटल तो हमें समझ में आ रहे हैं बड़े आराम से कि एक रीजन है, स्फेरिकल रीजन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे p ऑर्बिटल दिखाना पड़ जाए तो हम कैसे दिखाएंगे? तो वो ध्यान से देखिए। ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, और जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना तो देखिए आई रिक्वेस्ट यू, बिल्कुल फ्रैंकली मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। बिल्कुल फ्रैंकली, हेजिटेट मत करिएगा। आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये वाला डॉटेड बना दूं। मैं अभी आपको बताऊंगा ये डॉटेड क्या चीज है, और ये वाला भी डॉटेड कर देता हूं। ये मैंने इसीलिए पहले से डायग्राम ड्रॉ करके रखे थे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब देखिए मैं इस पोर्शन को डार्क कर दूं। दिस इज द डार्क स्फीयर। और एक ये वाला डार्क कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो अंदर वाला डार्क स्फीयर आपको नजर आ रहा है ना, ये फर्स्ट शेल की बाउंड्री है। जो सबसे पहला अंदर वाला स्फीयर होता है, फर्स्ट शेल, उसकी बाउंड्री है इस। और ये जो सेकंड वाला डार्क स्फीयर है, ये सेकंड वाला डार्क स्फीयर, ये सेकंड शेल की बाउंड्री, सेकंड शेल की बाउंड्री, ठीक है। देखो p ऑर्बिटल्स को ध्यान से देखिएगा। ये जो मैंने बनाया ना, ध्यान से समझिएगा, ये तो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड 1s के इलेक्ट्रॉन है। ये वाले जो मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, ये तो 1s के इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के आसपास इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये फिर एक रेडियल नोड आ गया, दिस इज अ रेडियल नोड। फिर ये 2s के इलेक्ट्रॉन है। ये जो डॉटेड वाला है ना, सब लोग देखिए डॉटेड वाला क्या चीज है। यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस डॉटेड वन। ये डॉटेड वन क्या है? ये डॉटेड 2s वाला रीजन है। इस डॉटेड के अंदर अंदर का रीजन है ये 2s है, और इसके पीछे वाला रीजन ये 2p है, ठीक है। तो ये 2s का रीजन है, दिस इज 2s, ठीक है। यहां सारे में आपको 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, और जब 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम हो जाती है
तो 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पीछे ये 2p की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। दिस इज 2p। जो s वाले रीजन में आता ही नहीं है वो पीछे की तरफ उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, ये भी 2p है। और इस p के भी पीछे जाओगे तो ये सेकंड शेल आ जाएगी, फिर उसके बाद थर्ड आ जाएगा। लेकिन देखो ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया ना, ध्यान से सुनना, ये जो मैंने आपको p दिखाया है ये सिर्फ एक p दिखाया है, या तो ये px होगा या py होगा या pz होगा। ऐसे दो और होंगे, एक ऐसे ही यहां पे होगा, ब्लैक से बनाता हूं। ये सपोज करो ये वाला जो पहले बना रखा था वो px था, ये py है, और pz अबव एंड बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे py की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये py की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, 2 का p है ये 2px, ये 2py, और बोर्ड के अबव एंड बिलो द प्लेन होगा 2pz। फिर जब आप 2p को क्रॉस करके बाहर निकले तो ये 3s, ये जो डॉटेड वाला सर्कल है इसके अंदर 3s है ये सारा। दिस इज ऑल 3s, ये 3s है, ध्यान से देखिए, दिस इज ऑल 3s। और 3 का p यहीं से बनाना होगा हमें, ये 3 का p होगा। ठीक है, 3p की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3s के पीछे मिलेगी यहां। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको ये समझना होगा, यू हैव टू इमेजिन दैट, मैं अलग से भी p बनाकर दिखाऊंगा अभी, बट यू हैव टू इमेजिन दैट कि जैसे 2s के अंदर 1s भी आ जाता है, वैसे ही 3p के अंदर 2p आ जाता है। ठीक है, और अगर मेरे को 4p बनाना होगा तो 4p मैं इसके बाहर बनाऊंगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? जैसे 3s के अंदर 2s भी आ जाता है, 1s भी आ जाता है, वैसे ही 4p के अंदर 3p भी आ जाता है, 2p भी आ जाता है। तो अगर मैं पूरे एटम को स्ट्रक्चर इमेजिन करूं ना ऑर्बिटल्स के साथ, तो कुछ ऐसा नजर आएगा। और अभी भी मैंने सिर्फ 2 p दिखा रखे हैं, px और py, ये pz भी होगा अबव एंड बिलो द प्लेन। थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है या आप कंफ्यूज हो रहे हो, बताओ मुझे। सर क्लियर है। क्लियर है सबको? यस सर। अभी और क्लियर करूंगा मैं, आप सुनते जाइए, मैं अलग से p ऑर्बिटल बनाकर दिखाऊंगा आपको। ये तो मैंने एटम के अंदर s और p एक साथ दिखा दिया, अब मैं सिर्फ p ऑर्बिटल अलग से बताता हूं आपको, ध्यान से देखना। ये सपोज करो 2 का p बना हुआ है, लेट दिस बी, ये जो डायग्राम बना हुआ है लेट दिस बी 2p। 2p के अंदर मुझे बताइए रेडियल नोड्स कितने होंगे? कैन एनीबडी टेल मी? आप 2p के अंदर रेडियल नोड्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, अप्लाई दिस फॉर्मूला, और मुझे बताओ क्या आ रहा है इससे? 0। 2 - 1 - 1 = 0। यहाँ पे कोई स्फेरिकल रीजन ऐसा नहीं है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन 0 हो। हाँ, एक प्लेनर रीजन जरूर है जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो रेडियल नोड तो 0 है, एंगुलर नोड 1 है, जो आपको दिख रहा है द प्लेनर रीजन। अब मैं आपको 3p दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा 3p का डायग्राम। 3p के लिए पहले मैंने 2p बनाया, और फिर उसी 2p के बाहर 3p बनेगा। ठीक है, अगेन देखिए 2p, ये जो अंदर वाला डंबल है ना, ये 2p है, इस 2p की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे होगी। 2p के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो इस लोब में पीछे की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। इधर वाले 2p के अंदर जो दूसरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहां होगी, सेंटर की तरफ कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से इस 2p को क्रॉस करके जब 3p के अंदर एंटर करोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पीछे की तरफ ज्यादा होगी। ये 3p की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 3p, जो पीछे की तरफ इकट्ठी हो जाती है। यहां पे भी ये दूसरे वाले लोब में 3p के दूसरे इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, देखो इन दोनों, चाहे बड़ा वाला ऑर्बिटल देखो या छोटा वाला ऑर्बिटल देखो, इन दोनों के बीच में ये वाला जो प्लेन है, ये तो है एंगुलर नोड, जो हमेशा 1 ही रहेगा, एंगुलर नोड।
एंगुलर नोड, चाहे वो 2 का पी हो या 3 का पी हो या 4 का पी हो या 5 का पी हो, हर पी के अंदर एंगुलर नोड तो 1 ही होता है, दिस इज 3p। लेकिन रेडियल नोड समझिए क्या, देखो मैं इस पी को डार्क कर रहा हूं, ये जो अंदर वाला पी है इसे डार्क कर रहा हूं, देखिए मैंने आपको बताया 2p की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे ज्यादा मिली, यहां पे भी ज्यादा मिली, लेकिन जैसे ही आप पीछे की तरफ गए इसके सरफेस पे आए, 2p का जो सरफेस है, ये जो ब्लैक वाला डार्क वाला ब्लैक वाला है, जो 2p का सरफेस है, वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। लेकिन जैसे ही आप इसको क्रॉस करके 3p के अंदर पहुंचे, फिर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी आई। तो अगर मैं इसे पूरा ज्वाइन करूं, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक, ये स्फेरिकल रीजन, देखो ये वाला पूरा स्फेरिकल रीजन, ये वाला स्फेरिकल रीजन, ये है 3p के अंदर एक रेडियल नोड। 3p, ये 3p है ना पूरा, 3p के अंदर एक रेडियल नोड आएगा जो 2p का बाउंड्री होगी, इधर वाले लोब से इधर वाले लोब का रेडियस पूरा कनेक्ट कर देंगे तो एक पूरा स्फेयर जैसा स्फेरिकल रीजन मिल जाएगा आपको। तो ये आपको एक रेडियल नोड नजर आ रहा है और एक एंगुलर नोड नजर आ रहा है। कोई मुझे बता सकता है कि 4p के अंदर कितने रेडियल और कितने एंगुलर नोड होंगे? एंगुलर नोड 1, रेडियल सर एंगुलर नोड 1, रेडियल नोड 2। रेडियल 2 हो जाएंगे, क्योंकि देखो मैं इसी के अंदर बनाकर दिखाता हूं आपको। अगर मान लीजिए मैं 4p बनाता हूं, सॉरी 4p बनाता हूं मैं, तो 4p के अंदर ये जो 3p की बाउंड्री है, ये 3p की बाउंड्री, इसको अगर मैं ज्वाइन करूं, ये हेडिंग हटाता हूं मैं यहां से, तो देखिए यहां से ज्वाइन करते हुए ये वाला जो रीजन आएगा, ये वाला और ये वाला, ये पूरा स्फेरिकल रीजन, ये एक दूसरा रेडियल नोड होगा, ठीक है। तो एक रेडियल नोड ये हो गया, एक रेडियल नोड ये हो गया, तो आपको हो गया 4p के अंदर 2 रेडियल नोड आ गए और एंगुलर नोड तो एक ही हो। सो बताइए, ये और ये 2 रेडियल नोड हो गए, 2 रेडियल नोड्स इन 4p। अब आप बताओ, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सर आ रहा है। Yes, sir. पढ़ाया गया था ये सब स्कूल में या नहीं पढ़ाया गया था, या थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया गया था? सर याद डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया था। सर डिटेल थोड़ा में बहुत नहीं श्रेया, पढ़ा। श्रेया आपने ही मेरे को बोला था ना कि स्कूल में ये टॉपिक करवाया था। यस सर। आपको क्लियर हो गया अच्छी तरह या डाउट है? सर क्लियर। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम वगैरह ना, ये सब कुछ आप, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसे पॉज करके आराम से बना लीजिएगा, अभी कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। इस चैप्टर में मैंने आपको सिर्फ s ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स की शेप्स करवाई हैं, d ऑर्बिटल्स की भी शेप आपके सिलेबस में है, लेकिन वो मैं आपको 4th चैप्टर में करवाऊंगा, अभी नहीं करें, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना करना था। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटली फिनिश्ड, नाउ वी विल मूव ऑन टू द 3rd चैप्टर। कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज मैं 3rd चैप्टर स्टार्ट करता हूं। कोई डाउट नहीं है, मिटा दूं सब कुछ? सर जो ये इसमें रोहित? बना आपने स्पेयर, सर जो ये यहाँ लेफ्ट में नीचे स्पेयर की जो डॉटेड लाइन है सर, वो क्यों बनाई सर? वो थोड़ी है रेडियल नोड तो इतना ही है ना बस। देखो देखो देखो, वो भी रेडियल नोड है, वो भी रेडियल नोड है। आप बताओ, p ऑर्बिटल तो यही है ना, बस ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द p ऑर्बिटल ना। यस सर। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इसके अंदर अंदर होगी ना, इसके बाहर तो वैसे भी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी p की। यस सर। तो हम पूरा स्फेरिकल रीजन मान सकते हैं ना कि 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, ठीक है। सर बट हमने इस सरफेस से, ही नहीं है। सुनो पहले मेरी बात सुनो, इस सरफेस से इस सरफेस को कनेक्ट करने के लिए हमने पूरा एक स्फेरिकल रीजन दे दिया, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि रेडियल नोड इज अ स्फेरिकल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस यहां पे होगा, न्यूक्लियस के अराउंड एक स्फेरिकल रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। p ऑर्बिटल तो सिर्फ इतना है, देखो ये जो डार्क वाला है ना, ये p ऑर्बिटल है, 4p ऑर्बिटल। इसके बाहर तो p ऑर्बिटल नहीं है ना,
तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि p ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी तो जीरो ही होगी, यहाँ पे भी जीरो होगी। तो हमने पूरा एक स्फेरिकल रीजन प्रिज्यूम कर लिया, ठीक है। हाँ ओके सर। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मिटा दूं मैं इसे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए मैं आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा, लेकिन थर्ड चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आपको बताऊंगा। सब लोग यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब बिसाइड्स केवी में तो स्कूल अभी स्टार्ट हुए हैं, हो गए केवी स्टार्ट या नहीं हुए? नो सर। कब से स्टार्ट हो रही है? सर अभी अभी कोई आइडिया नहीं है। आपका सिलेबस तो बल जल्दी जल्दी भगा देंगे स्कूल वाले फिर। चलो एनीवेज, जिनके स्कूल में स्टार्ट हो गए, जिनके स्कूल चल रहे हैं ऑलरेडी, और जिनके स्कूल में थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका, वो लोग बताना जरा, हैंड रेज करना, किन किन के स्कूल में थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका। ठीक है, मैं शुरू के 2-3 स्टूडेंट्स जो हैं, आशना, माधव, कृतिका, कृपा, कैमरा तो आपका ऑफ है, लेकिन टेल मी वेरी फ्रैंकली, बिना बुक में देखे, कृपा कैन यू टेल मी कि थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और समथिंग। नहीं मालूम ना? आप में से कितने लोग हैं जिनके स्कूल में थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया लेकिन उन्हें थर्ड चैप्टर का नाम भी नहीं मालूम बिना देखे? थर्ड चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। आप में से काफी लोगों ने थर्ड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि थर्ड चैप्टर का नाम क्या है। नाम भी ध्यान रखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स and periodicity in properties. Classification of elements and periodicity in properties. देखो, चैप्टर को के बारे में कुछ भी लिखवाने से पहले लेट मी टेल यू ओरली कि इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, किस बारे में पढ़ना है। सुनना ध्यान से। देखिए, जैसे पिछला चैप्टर था ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमने अभी रिसेंटली खत्म करा, सेकेंड चैप्टर, उस चैप्टर में अगर आप एट द एंड समराइज करो कि हमने क्या पढ़ा, तो हमने प्रीवियस चैप्टर में एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ एन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा। हमने पास्ट से प्रेजेंट तक एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, पहले सबसे पहले कौन सा एटॉमिक मॉडल दिया गया था, उसके बाद कौन सा एटॉमिक मॉडल आया, उसके बाद कौन सा एटॉमिक मॉडल आया, फाइनली आज की डेट में कौन सा एटॉमिक मॉडल है। हमने स्टेप वाइज उन एटॉमिक मॉडल्स को इवॉल्व होते हुए देखा, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ एन एटॉमिक मॉडल देखा, बिल्कुल वैसे ही इस चैप्टर में एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल देखी। आज की डेट में जो भी पीरियोडिक टेबल आप देखते हो, आपके माइंड में एक इमेज होगी पीरियोडिक टेबल की, तो आज के माइंड में जो भी आप कहीं पीरियोडिक टेबल बना हुआ देखते हो, ऐसा नहीं है कि वही सबसे पहला पीरियोडिक टेबल है। उससे पहले भी बहुत सारे अलग अलग तरह के पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने के अटेम्प्ट्स करे गए थे, लेकिन वो अटेम्प्ट्स किसी ना किसी ड्रॉबैक्स के कारण, किसी ना किसी लिमिटेशंस के कारण फेल हो गए। तो हमें देखना है कि कौन कौन से अटेम्प्ट्स करे गए पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने के पास्ट में, वो क्या कहते थे, वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, अगर वो फेल हो गए, वो डिस्कार्ड हो गए, तो क्यों डिस्कार्ड हो गए, और फाइनली आज की डेट में जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, वो पीरियोडिक टेबल किसका बनाया हुआ है, उसमें किस तरह से एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, उसे याद रखने का तरीका क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। सो बिल्कुल जैसे पिछले चैप्टर में हमने एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ एन एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा था, इस चैप्टर में एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ पीरियोडिक टेबल डिस्कस करें। समझ गए क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, कैसे किस बारे में पढ़ना है?
Yes. Yes. Yes, sir. सो लेट अस स्टार्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट. अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, थोड़ी देर पहले मेरी बात सुनिए. सबसे पहले हाउ टू डिफाइन अ पीरियोडिक टेबल. व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल क्या है? अगर उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन, देखो आपको कोई बुकिश डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है. आप अपने आप इमेजिन कर सकते हो कि हाउ कैन वी डिफाइन अ पीरियोडिक टेबल. क्या आप में से मुझे कोई पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन बता सकता है? एनीबॉडी कैन ट्राई. दिव्यांश, आप बता सकते हो पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन? Sir, it is a classified source of elements. Sir, group of elements Anybody else? classified in a definite order. Sir, I think periodic Okay. table is a table in which the elements are classified and arranged in order of their periodicity, atomic numbers. Okay. Anybody else? Akhila? So periodic table is the arrangement of elements such that all elements are classified under a single group, all similar elements. ये बेटर था. देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी लिखना मत, सुनना. पीरियोडिक टेबल इज अ सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स. जो भी उस वक्त तक के नोन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे आज की डेट में 118 एलिमेंट नोन है, तो 118 एलिमेंट को क्लासिफाई कर. मेंडलीव्स के टाइम पे 63 एलिमेंट नोन थे, तो उसने 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा. ठीक है. डॉब्रिनर के टाइम पे और भी कम एलिमेंट नोन थे, न्यूलैंड्स के टाइम पे भी कम एलिमेंट नोन थे. तो किसी भी साइंटिस्ट ने जब जब पीरियोडिक टेबल को बनाया, उसने उस वक्त जितने भी एलिमेंट नोन थे उन्हें अरेंज करने की कोशिश करी. तो पीरियोडिक टेबल इज अ सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स in such a manner that the element with similar properties are grouped together and the dissimilar elements are placed in different groups. एक बार फिर से सुनिए. Periodic table is a systematic classification of all the known elements in such a manner that the elements with similar properties are grouped together and the dissimilar elements are placed in different groups. मैं इसे लिखवाता हूं आपको. इस चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग डालिए पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन लिखेंगे और मुझे पढ़कर बताइएगा कि आपको मीनिंग समझ में आया है. पीरियोडिक टेबल हेडिंग डालिए. It is a systematic classification. It is a systematic classification. It is a systematic classification of all the known elements. Of all the known elements. Systematic classification of all the known elements in such a manner. In such a manner. In such a manner that the elements with similar properties, that the element with similar properties are grouped together. Element with similar properties are grouped together while the dissimilar elements are separated in different groups. Dissimilar elements are separated in different groups. Dissimilar elements are separated in different groups. Noted? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग इस डेफिनेशन को पढ़ के बताओ कि आपको इस डेफिनेशन का मतलब, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी? तो ये Yes, दिस इज sir. द प्रॉपर Yes. डेफिनेशन ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, देखते हैं कि आपने स्कूल में पढ़ा था या नहीं, या आपने नहीं भी पढ़ा तो आप अपनी जनरल नॉलेज के बेसिस पे, एक लॉजिकल सेंस के बेसिस पे आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द नीड टू क्लासिफाई दैट। पीरियोडिक टेबल को बनाने की जरूरत ही क्या है? भाई ऐसा भी तो कर सकते थे, जो जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में से डिस्कवर होते जा रहे हैं, जितने जितने एलिमेंट हमें पता चलते जा रहे हैं, उन्हें एक पेपर पे नोट कर लेते हैं। सारे एलिमेंट को रैंडमली किसी भी एलिमेंट का कहीं पे भी नोट कर लो, तो सारे एलिमेंट को एक जगह पेपर पे नोट करके रख लेते हैं। एक क्लासिफिकेशन की, एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों होती है? पीरियोडिकल अरेंजमेंट में अरेंज करने की जरूरत क्यों थी? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैं क्या पूछ रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल को बनाने की जरूरत ही क्या थी? कोई बता सकता है? यस, shall I? अखिला, आपने हैंड रेज करा। सर जब बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए तो उनका प्रॉपर्टीज याद रखना मुश्किल हो गया था, तो जब हम क्लासिफाई करेंगे तो एक ही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ के बाकी का भी हम क्लास एक साथ कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बताया आपने। मैं इसे और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, बट श्रेया शर्मा, आपने भी हैंड रेज करा था, बताइए। Sir, same point. प्रिया, Yes, sir. Same point. सोनम, सर हम पुराने एलिमेंट से हेल्प लेके नए एलिमेंट से मतलब डिस्कवर हो सकता है। आई मीन पुराने एलिमेंट के प्रॉपर्टीज वगैरह से नए को डिस्कवर करने में इजी होगा। ओके। रोहित, सर नहीं, वो सेम ही था। चलो देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो अखिला ने बताया था दैट वाज परफेक्टली करेक्ट, और सब लोग, आप बाकी सबका भी व्यू यही था। देखो ध्यान से सुनना, अगर हम इफ वी टॉक अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, अगर मैं 19th सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करूं, सबसे पहले तो मुझे बताइए 19th सेंचुरी जब मैं बोलता हूं तो आप समझते हो 19th सेंचुरी मतलब मैं कब की बात कर रहा हूं? यस सर, सर 1800। 1800। हाँ, जहां से 1801 स्टार्ट हुआ। 1801 19th सेंचुरी का पहला साल था। 1801, 1802, फिर 1800 से होते हुए जब 1900 आ गया तो 20th सेंचुरी में पहुंच गए। तो अगर मैं बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी की बात करूं, यानी कि मैं 1810 के आसपास की बात करूं या 1820s के आसपास की बात करूं, इस एरा की बात करूं, तो उस वक्त हमारे पास बहुत कम एलिमेंट्स नोन थे, वेरी फ्यू एलिमेंट्स नोन। 1820s के आसपास जस्ट 10 या 15 एलिमेंट नोन थे, ओनली 10 to 15 एलिमेंट्स वन। और जस्ट 10 to 15 एलिमेंट्स के साथ it was quite easy to learn all those elements, it was quite easy to memorize those elements along with their properties. अगर आज की डेट में पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 20 एलिमेंट हो, अगर आज की डेट में पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 20 एलिमेंट हो और मैं आपको बोल दूं कि पीरियोडिक टेबल याद करके आना है कल, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अगले दिन याद कर आओगे, हो सकता है सेम डे याद कर लो। लेकिन आज जब 118 एलिमेंट दिखा के आपको बोला जाता है पीरियोडिक टेबल याद करना है, तो आप कोशिश भी नहीं करते, पहले ही डर जाते हो कि इतने सारे एलिमेंट कौन करेगा। तो देखिए 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसा ही था कि व्हेन द एलिमेंट्स वर वेरी फ्यू इन नंबर, 10 से 15 एलिमेंट्स नोन थे, तो उस वक्त साइंटिस्ट के लिए ना सिर्फ उन एलिमेंट्स को याद रखना बहुत आसान था, बल्कि उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को भी याद रखना बहुत आसान। 10-15 एलिमेंट के नाम और उनकी प्रॉपर्टीज आप इंडिविजुअली याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, और नए नए एलिमेंट डिस्कवर होने लगे और वो वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करने लगे, कुछ अलग अलग एलिमेंट अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज भी एग्जिबिट करते थे, तो इट स्टार्टेड बिकमिंग क्वाइट डिफिकल्ट फॉर साइंटिस्ट टू लर्न ऑल दोज एलिमेंट अलोंग विद देयर प्रॉपर्टीज। कंफ्यूजन होने लगा, भूल जाते थे कि इसकी प्रॉपर्टी कौन सी थी, दूसरे की प्रॉपर्टी कौन सी थी, ठीक है। तो जैसे जैसे एलिमेंट का नंबर बढ़ने लगा, नए नए एलिमेंट डिस्कवर होने लगे, तो उन एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के साथ याद रखना बड़ा मुश्किल होने लगा। तब साइंटिस्ट को लगा कि अब हमें अलग अलग एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद रखने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, वी शुड ऑर्गेनाइज ऑल द एलिमेंट इन सच अ मैनर कि एक जैसी प्रॉपर्टी वाले सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप में लाई कर सकें। जैसे आज की डेट में ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एल्कली मेटल्स, अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करें तो आज की डेट में ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम और फ्रेंशियम, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। अब आपको क्या करना है कि इन सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिथियम की प्रॉपर्टी याद रखनी। किसी भी ग्रुप के टॉप मोस्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज याद रखिए,
और जो प्रॉपर्टी लिथियम की होंगी आप मान लोगे कि वही प्रॉपर्टी बाकी सबकी भी होंगी, क्योंकि हमने पहले से ही सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक साथ अरेंज करे हुए हैं। तो अगर आज की डेट में 18 ग्रुप्स है ना, तो आप समझ लो कि 18 डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अगर आप 18 डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद रख लेते हो तो मान लो आपने 118 की प्रॉपर्टीज याद रखी। तो क्लासिफिकेशन का पर्पस ये था कि अलग अलग एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रॉपर्टी ना याद करनी पड़े, हमें सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सारे एक ही ग्रुप में लाई कर जाएं, सो दैट हम एक एलिमेंट को समझ लें, एक एलिमेंट का बिहेवियर, उसका केमिकल नेचर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन समझ लें, तो हमें उस ग्रुप में लाई करने वाले सभी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन, उनका बिहेवियर, उनका केमिकल नेचर समझ में आ जाए। सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? सर क्लियर है। Yes, sir. Clear. ठीक है। So this was the reason कि that was the need to urgently classify the periodic table. और सबसे पहला attempt, the very first attempt to classify the elements in a certain order was made by Dobriner in 1829. 1829 में डॉब्रेनर ने पहला अटेम्प्ट करा था पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने का, एंड डॉब्रेनर के अटेम्प्ट, डॉब्रेनर का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, दैट वाज नोन एज द सिस्टम ऑफ ट्राइड्स। उसे सिस्टम ऑफ ट्राइड्स कहा गया, सिस्टम ऑफ ट्राइड्स। ठीक है। सो आप लोगों को मालूम होगा 1829 में, ये मैं सब ओरली बता रहा हूं, आज मैं अगली क्लास में लिखवाऊंगा इसे पूरा प्रॉपर डिटेल में लिखवाऊंगा। नीड फॉर द क्लासिफिक पीरियोडिक टेबल वो भी लिखेंगे कि क्यों जरूरत पड़ी पीरियोडिक टेबल बनाने की, कौन कौन से पुराने पास में अटेम्प्ट्स करेगा, वो सब आपके सिलेबस का पार्ट है, सब हम डिस्कस करेंगे। 1829 में द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय डॉब्रेनर। डॉब्रेनर ने उस वक्त जितने भी एलिमेंट नोन थे उनमें से कुछ एलिमेंट को, सबको नहीं, उस वक्त जितने भी एलिमेंट नोन थे उसमें से कुछ एलिमेंट को उसने तीन तीन एलिमेंट्स के सेट्स में अरेंज करा, इस तरह से दैट द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट केम आउट टू बी एन अप्रोक्सीमेट मीन ऑफ द अबव एंड द बिलो एलिमेंट। तो ऊपर और नीचे वाला जो एलिमेंट था उनके एटॉमिक मासेस का जब मीन निकालते थे तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाता। जैसे एक ट्रायड का एग्जांपल कंसीडर करिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसने एक ट्रायड इन तीन एलिमेंट्स का बनाया। अब लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। तो जब आप 7 और 39 का एवरेज निकालोगे, मीन निकालोगे, 39 प्लस 7 बिकम्स 46 और 46 डिवाइड बाय 2 23, तो 23 आपका सोडियम का मास है। तो दिस वाज वन ऑफ द ट्रायड। इस केस में तो आप देख सकते हो इस ट्रायड में जो बीच वाला मास है वो एग्जैक्ट मीन आया है, बिल्कुल ऊपर और नीचे वाले के मासेस के बिल्कुल एग्जैक्ट मीन के बराबर आया। कुछ ट्रायड उसने ऐसे भी बनाए थे जिसमें एग्जैक्ट मीन नहीं आ रहा था, अप्रोक्सीमेट मीन आ रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसमें क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, आयोडीन 127 होता है। अगर इन दोनों का मीन निकालेंगे, ब्रोमीन का मास होता है 80। तो आप देखेंगे यहां पे जो 80 है ना, ये इन दोनों का एग्जैक्ट मीन नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट मीन आएगा। तो डॉब्रेनर ने सिस्टम ऑफ ट्रायड्स में तीन तीन एलिमेंट्स के कुछ ऐसे सेट हमें बना के प्रेजेंट करे, और उसने कहा कि इन तीन तीन एलिमेंट्स को हमने इस तरह से अरेंज करा हुआ है कि दैट द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट विल बी द अप्रोक्सीमेट मीन ऑफ द अबव एंड द बिलो एलिमेंट। ठीक है। लेकिन डॉब्रेनर का ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज इमीडिएटली डिस्कार्डेड। 1829 में आया और 1829 में ही इसे डिस्कार्ड कर दिया गया। इसे दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सेप्टेंस नहीं दी, क्योंकि डॉब्रेनर सारे एलिमेंट्स को सिस्टम ऑफ ट्रायड्स में इंक्लूड नहीं कर पाया। मैंने आपको क्या बताया, पीरियोडिक टेबल का मतलब है द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट अगर फिट हो जाते ट्रायड में, हर एलिमेंट अपना अपना एक ट्रायड बना लेता, तो हम मान लेते कि ये एक सूटेबल क्लासिफिकेशन है। लेकिन कुछ ही एलिमेंट ट्रायड में फिट हो पाए, बाकी एलिमेंट ट्रायड में फिट ही नहीं हो पाए, इसलिए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सेप्टेंस नहीं मिली और डॉब्रेनर के सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया गया। पढ़ा है ना आपने डॉब्रेनर के बारे में? सब सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर। तो देखिए, आज मैंने आपको डॉब्रेनर के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में न्यूलैंड और मेंडलीव्स के बारे में भी पढ़ेंगे और चैप्टर को प्रॉपर्ली नोट्स बनाते हुए समझेंगे। आज आप लोग इतना कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू। और मैं आपको वीडियो भेजूंगा आज की क्लास का, एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स की शेप्स, उनके नोड्स, वो सब प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको काम आएंगे। ओके ओके सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। Good evening.